हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा पेपर यूके ट्रिपल एससी का जीएस का पेपर है। जीएस में जो इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना रहा है वो किस तरीके से बना रहा है उसको लेकर के हमने इसमें खास आपके क्वेश्चनों को रखा है और ये आपके आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसमें आपके पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी बोलते हैं जिसे, मतलब जो हमारी योजनाएं होती हैं भारत सरकार की उसे अंतिम रूप से अनुमोदित करने का काम यही करता है। पहले योजना आयोग बनाता था, यह अनुमोदित करती थी, अब नीति आयोग योजना बनाती है, उसने 15 साल का जो विजन प्लान दिया है तो उसे भी अनुमोदित एनडीसी करती है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या राष्ट्रीय विकास परिषद कहा जाता है। तो इसमें राज्यों के सभी मुख्यमंत्री इसके मेंबर होते हैं, बिल्कुल सही है। भारत के प्रधानमंत्री इसमें आपके अध्यक्ष होते हैं। भारत की योजना आयोग के सदस्य, योजना आयोग मतलब अब नीति आयोग हो गया, ये योजना आयोग की जगह नीति आयोग के सदस्य ये भी होंगे, और वित्त आयोग के सदस्य ये नहीं होते हैं। वित्त आयोग तो आपको पता है, अनुच्छेद जो आपके 280 है उसके तहत केवल आपके भारत के 5 वर्ष के लिए वित्तीय जो आपके सिस्टम है उसमें सिफारिश देने के लिए गठित किया जाता है, फिर 5 वर्ष बाद चेंज हो जाता है, तो उसके सदस्यों को इसमें नहीं लिया जाता है। तो इसका डी सही आंसर है। मृदा के निर्माण में ताप एक महत्वपूर्ण जलवायु कारक है। जब मिट्टी का निर्माण होता है तो ताप बहुत महत्वपूर्ण है। ताप ज्यादा होगा तो मिट्टी गर्म होगी, फैलेगी, और फिर उसके बाद जब ठंडी पड़ेगी तो विदीर्ण होकर के अलग हो जाएगी चट्टान से। तो मिट्टी के निर्माण में ताप का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, बिल्कुल सही है। ताप रासायनिक एवं जल जीवाणु की गतिविधियों को भी प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। रासायनिक गतिविधि तो है ही, जो आपके मिट्टी में जो विभिन्न कारक हैं उनके बीच अभिक्रिया तो कराता है, ताप के कारण होती है। और उसके अलावा जो जीवाणु है मिट्टी में, जो मिट्टी को शोधित करते हैं या मिट्टी में विभिन्न तरह के तत्वों को छोड़ते हैं या मिट्टी का आपका पुनर्चक्रण करते हैं, मिट्टी में ऑक्सीजन जैसे तत्वों का, नाइट्रोजन से जैसे तत्वों का, तो वो भी ताप के कारण होते हैं। कम ताप वाली जगहों पर जीवाणु की गतिविधियां कम होती हैं, ज्यादा ताप वाली जगहों पर जीवाणु की गतिविधियां बढ़ जाती हैं, तो ये भी सही है। तो मृदा निर्माण में ताप एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि ताप रासायनिक और जैविक क्रियाओं को क्या करता है, प्रभावित करता है, इसीलिए मिट्टी के निर्माण में उसकी भूमिका इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कथन ए सही है और आर भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो इसका ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, कुषाणों ने उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक कांस्य सिक्के चलाए। उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत में ही कुषाणु का ज्यादातर आपका प्रभाव रहा था। कनिष्क और उसका जो कुषाणु की जो शाखा थी कनिष्क वाली, वो कुजलकट किसस, विमकट फिसस, फिर कुषाण वंश का सबसे महान शासक जो कनिष्क हुआ, उनका प्रभाव पश्चिमी भारत और आपके उत्तर भारत में ज्यादातर रहा। तो उसने जम्मू कश्मीर है, जो पाकिस्तान का वर्तमान पेशावर वाला क्षेत्र है, मथुरा है, या आपका गुजरात है, ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में, राजस्थान, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रभाव रहा था। तो इन्होंने कांसे के सिक्के सबसे ज्यादा यहीं पर चलाए। कुषाण सोने के सिक्के ढालने की विधि से परिचित नहीं थे, बिल्कुल परिचित थे। कुषाण के सोने के सिक्के मिले भी हैं, और दूसरी चीज यह है कि कुषाणों से पहले सोने के सिक्के जो इंडो ग्रीक लोग थे, जिन्हें हम भारतीय यूनानी बोलते हैं, उन्होंने ये विधि शुरू कर दी थी, तो इनको परिचय था इसका। तो इसका मतलब ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। जब आर गलत ही हो गया तो स्पष्टीकरण तो हो ही नहीं सकता, तो इसमें सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1915 में मौलिक अधिकारों की मांग किस रूप में की गई थी। मौलिक अधिकारों की मांग 1915 में सबसे पहले होम रूल विधेयक के रूप में की गई थी। जो होम रूल लीग का एजेंडा था उसमें आपका यह कहा गया था कि हम इस तरीके से भारत में मौलिक अधिकारों की मांग को आगे बढ़ाते हैं। 1918 में फिर जो सार्वजनिक आपके मानवाधिकार थे उन्हें मौलिक अधिकारों के रूप में एक्सेप्ट किया गया। 1931 के कराची अधिवेशन में इसके प्रस्ताव को पास कर दिया कि अगर हम आजाद होंगे तो मौलिक अधिकारों का हमारा जो पूरा प्रारूप होगा वो इस तरीके से होगा। तो ये सबसे पहले 1915 में मौलिक अधिकार होम रूल विधेयक के रूप में लाए गए थे। तो वहां से उस समय इतने व्याप्त नहीं थे जितने आज व्यापक हैं, उतने व्यापक नहीं थे, कम थे, लेकिन बाद में हो गए। ठीक है, तो ये आपका सी सही आंसर होगा। और अगला, समानांतर अर्थव्यवस्था या काला धन से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है। काला धन से क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थव्यवस्था और अधिक प्रतियोगी बन जाती है, गलत है। मौद्रिक नीतियां कम प्रभावी हो जाती हैं, बिल्कुल सही है। अगर काला धन ज्यादा होगा जिसका गिनती नहीं है रिजर्व बैंक के पास, तो रिजर्व बैंक तो कंट्रोल कहां कर पाएगा, बैंकों के थ्रू लोगों की जेबों को कंट्रोल कर सकता है। जो पैसा वाइट में है, बैंक और व्यक्ति के बीच में चल रहा है, जनता के बीच में, उसी में क्रेडिट कंट्रोल कर सकता है। इसे मौद्रिक नीति कहा जाता है, यानी कि आरबीआई का
एक काम यह है कि पैसे के फ्लो को बाजार में लाना, यानी कि उसको बढ़ाना प्रवाह को, और उसे कम करना, यानी कि महंगाई बढ़ रही तो फ्लो को कम कर दो, महंगाई घट रही है तो फ्लो को बढ़ा दो। ये काम कर सकता है आरबीआई। अगर जिस पैसे का हिसाब किताब बैंक के पास है ही नहीं, लोगों के पास ब्लैक मनी के रूप में है, वो मार्केट में चल गया है, तो मौद्रिक नीति का कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। तो ये सही तथ्य है। आय और धन का बेहतर वितरण सुनिश्चित होता है। कैसे होगा? काला धन से तो असमानता बढ़ेगी। वर्धनशील उत्पादन निवेश सुनिश्चित होता है। बिल्कुल नहीं होता। वर्धनशील उत्पादन निवेश बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ब्लैक मनी का जो मार्केट है वो आपका इलीगल मार्केट है, और जो आपका वर्धनशील उत्पादन निवेश होता है वो वाइट के थ्रू होता है। तो इसमें बी सही आंसर होगा। अगर आपको आगामी जो परीक्षाएं आनी है, या उत्तराखंड दरोगा, पुलिस, कनिष्क सहायक, इसके लिए अगर आपको एक बेसिक तैयारी करनी है कि आपको हिंदी पढ़नी है, उत्तराखंड पढ़ना है डेप्थ में और बेसिक से, और जीएस पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है और रीजनिंग पढ़नी है, तो आप हमारे 20 जनवरी से जो आपका कोर्स आरंभ हो रहा है उत्तराखंड का, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लास रोज सुबह 8:15 बजे से 10 बजे तक चलेगी, 10 AM डेली, जो लाइव फॉर्म में भी होगी। जो हमारे लोहाघाट के इर्द गिर्द के हैं वो तो हमारे को आपके क्लासरूम में आकर के अटेंड कर सकते हैं ऑफलाइन, और जो लोग दूरस्थ हैं, जो यहाँ नहीं आ सकते लोहाघाट में, वो आपके हमारे को लाइव भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इसके संबंध में जानकारियां चाहिए तो आप, मेरा पर्सनल नंबर है 9761038444, इस नंबर पर आप अपनी जो है पूछताछ कर सकते हैं। 20 जनवरी से ये शुरू हो जाएगा। 18 जनवरी 19 जनवरी तक हम इसमें रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। जो भी व्यक्ति शामिल होना चाहते हैं शामिल हो सकते हैं। इसमें लिमिटेड सीटें हैं, क्योंकि मैं इसमें 100 ही लोगों को पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन में, तो उसमें से मुझे लगभग 80 लोगों का आपका आ चुका है कल में ही, तो केवल 20 सीटें इसमें बची हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एक बार इसे मेरे को कॉल कर सकते हैं, या अन्य उपाय आपको कोई सूझ रहा है दूसरे बैच को ज्वाइन करने के लिए, तो ये मेरा पर्सनल नंबर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे आप 2 PM से लेकर के 9 PM मैं ही फोन करें, क्योंकि सुबह 8 बजे से 2 बजे तक मैं क्लास में होता हूं, तो आपकी कॉल को अटेंड नहीं कर पाऊंगा, और 9 बजे के बाद फिर मैं अपना मोबाइल उठाता नहीं हूं। तो ये जो आपके 7 घंटे हैं, इसमें आप कभी भी मुझे कॉल करें। अगर मैं एक बार के लिए रिसीव नहीं कर पाऊँ तो आपको कॉल बैक करूंगा, तो उसमें आप पता कर सकते हैं कि क्या है इस बैच का सिस्टम, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा वो तो सब है, ठीक है, ये बेसिक सबका हो जाएगा। अगर कोई इसमें दरोगा वाला होगा तो हम बाद में जब दरोगा की विज्ञप्ति निकल जाएगी उसके नए उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथ्स अगर उसमें होगा ही मैथ्स, तो उसमें हम मैथ्स की जो तैयारी है वो अलग से करवाएंगे स्पेशली उनको। बाकी ये जो तैयारी है ये बेसिक सबकी एक जैसी, आपको पता है सबकी हम इसको कराने जा रहे हैं। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, दोनों ही फॉर्मेट में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है, जिसमें राज्यसभा की प्रमुख भूमिका होती है, लोकसभा की प्रमुख नहीं होती, समान होती है दोनों की। राज्यसभा की भी समान होगी और लोकसभा की भी, क्योंकि ये महाभियोग जैसी प्रक्रिया है और इसमें दोनों सदनों को बराबर की ताकत है, किसी को कोई एडवांटेज नहीं है। बाकी संसद की भूमिका प्रमुख रहती है, तो संसद में दोनों सदन आ जाते हैं तो दोनों की भूमिका होगी। राष्ट्रपति की भूमिका भी आपके जब संसद पास करेगी तभी होगा, नहीं तो राष्ट्रपति अकेले नहीं हटा सकता है। तो इसमें सी सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक आर्थिक सर्वेक्षण नहीं देता, आर्थिक सर्वेक्षण भारत का वित्त मंत्रालय देता। आपको पता है जब भी बजट पेश होता है उससे पहले हर साल का आर्थिक सर्वेक्षण आता है कि हमने कितनी प्रगति करी, कितना पैसा हमारे पास है, किन किन क्षेत्रों से कितना आ रहा है, पूरा आपका एक क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे जिसे बोलते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण, वो बजट से पहले पेश किया जाता है। आपको पता होगा ये वित्त मंत्रालय और भारत की वित्त मंत्री इसको संसद में पेश करते हैं, मतलब अभी तो करती हैं ये महिला है। तो अगला, किस बहमनी शासक को उसके क्रूरतापूर्ण कार्यों के लिए जालिम कहा जाता है? जालिम, क्रूरतापूर्ण कार्यों के लिए जो आपका बहमनी शासक है, हुमायूं, मुगल शासक नहीं, बहमनी शासक, ये 9वां बहमनी शासक था। बहमन साम्राज्य जो आपके हसन गंगू या बहमन शाह ने 1300
47 में आपके मोहम्मद बिन तुगलक के समय नीचे दक्षिण भारत में बसाया था। बाद में यही बहमनी साम्राज्य टूट करके बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर नामक 5 साम्राज्यों में टूटा था। तो बहमनी साम्राज्य उस समय दक्षिण भारत में विजयनगर के साथ स्थापित होने वाला एक महत्वपूर्ण आपका इस्लामिक साम्राज्य था, और उसमें 9वां शासक हुमायूं हुआ था, जिसने अपनी जनता को बहुत सताया। और कहा जाता है कि गुलबर्गा के एक जो सूफी संत थे, जिन्हें संत गेसुदास कहा जाता है, जो आपके बहुत बड़े आपके जो चिश्तिया संप्रदाय है उसके संत मारे जाते हैं, उन्होंने आपके इसने उनको भी बहुत परेशान किया। तो इसके कारण इन्हें इसको हुमायूं को आपके क्या कहते हैं, जालिम कहा जाता है, जालिम की उपाधि से नवाजा गया है इसको। डिजिटल कैमरे में निम्नलिखित में से किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? जो डिजिटल कैमरा आपके फोटोग्राफी के लिए उपयोग किया जाता है, उसमें जो मेमोरी होती है उसे फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। डिजिटल कैमरे की जो मेमोरी होती है उसे फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। वैसे तो हिंदी में लिखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, आपके कंप्यूटर की शब्दावली आपको समझ में आ ही जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बहुत सी उच्च गति वाली अर्धचालक मेमोरी है जो सीपीयू को गति दे सकती है? सीपीयू को गति देने मतलब होता क्या है कि कई बार आपका जो प्रोसेसर की गति होती है वो तेज हो जाती है। गति मतलब मान लो प्रोसेसर 1 सेकंड में 10 चक्कर लगा रहा है, लेकिन पीछे जो मेमोरी है उससे 8 ही के बराबर के लिए आ रही है, 2 का गैप बन जा रहा है। तो उस समय जो उसे उच्च गति प्रदान करने के लिए मेमोरी प्रदान की जाती है उसे कैश मेमोरी कहा जाता है। ये कैश मेमोरी आपके सीपीयू और मेमोरी के बीच के जो मेमोरी का क्या है डिफरेंस है उसे साधने का काम करती है। इससे आपके जो कंप्यूटर होता है उसे उच्च गति मिल जाती है, इसलिए इसे कैश मेमोरी कहा जाता है। ये उसी समय भुना ली जाती है। ये आपके बहुत महत्वपूर्ण जो मेमोरी है उसमें से एक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई? किस स्वतंत्रता की नहीं दी गई है? संपत्ति रखने की। संपत्ति रखने का स्वतंत्रता क्या आपका गारंटी नहीं है, और ना उसे खरीदने और बेचने की कोई स्वतंत्रता की गारंटी नहीं है। कानूनी अधिकार तो है, कानूनी अधिकार है, पर गारंटी नहीं है। पूरे देश में इच्छा अनुसार घूमने फिरने की स्वतंत्रता 19 में है। आपको पता है 19 में जो 6 स्वतंत्रता के अधिकार हैं उसमें शांतिपूर्ण तथा बिना शस्त्रों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता भी है, किसी व्यापार अथवा व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता भी है। ये तो गारंटी है 19 में, जो आपकी 6 गारंटियां हैं उनके अधीन ये नहीं है। संपत्ति रखने का मौलिक अधिकार, खरीदने बेचने का मौलिक अधिकार संवैधानिक गारंटी प्रदान नहीं करता। बाकी ये टेस्ट सीरीज है हमारी, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं 100 नंबर के 20 सेट हैं ये, और हमारे एसएस स्टडी जो ऐप है उसमें आप इसे ले सकते हैं। हमारा जो आपका ऐप है वो आपको एंड्रॉयड फ़ोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहाँ से आपको मिल जाएगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महासागरीय लवणता कर्क रेखा और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। बिल्कुल सही है। महासागरों में जो लवणता होती है वो यहाँ और यहाँ इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होती है। भूमध्य रेखा के पास भी कम होती है क्योंकि यहाँ से सागरीय लहरें चलती हैं जो गर्म लहरें, और ध्रुवों में भी कम होती है। ये कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास सबसे ज्यादा आपका लवणता पाई जाती है। तो यह कथन सत्य है। पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट में एक ज्वार आता है, नहीं ये गलत है। 12 घंटे 26 मिनट में आता है। बेंगुएला प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है, गलत है। अटलांटिक की है ठंडी धारा। यदि सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में आ जाए, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीध में आ जाए तो यह स्थिति लघु ज्वार की होती है, बिल्कुल गलत है। बृहद ज्वार तभी आते हैं, सिजगी होता है जब। सिजगी मतलब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक ही सीध में हो, उस स्थिति को भौगोलिक भाषा में या खगोलीय भाषा में सिजगी कहा जाता है। इसमें सबसे बृहद ज्वार आते हैं। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। नामीबिया से आए थे, आपको पता है, बिल्कुल सही है। हाँ, दक्षिण अफ्रीका से, फिर नामीबिया से आए। चीतों की आबादी सुधारना भारत की प्राथमिकता है क्योंकि हमारे यहाँ चीते विलुप्त हो चुके थे और उनको सुधारना इसकी क्या है प्राथमिकता है जैव विविधता को बढ़ाने के लिए। तो ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। मतलब इसी के चीते क्यों लाए गए? क्योंकि उन्हें आबादी में सुधारना और जैव विविधता को बढ़ाना हमारा लक्ष्य है, इसलिए। पर विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जो होता है प्रतिस्पर्धा, वो आपके व्यापारिक गतिविधियों में आपके देश में जो माहौल पैदा होता है उसको लेकर के किया जाता है। भारत को वर्तमान में
25 में 41वां स्थान मिला। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बना है? यूरो, आपको पता है ईयू के बहुत सारे देश अभी भी ऐसे हैं जो आपके यूरो मुद्रा को नहीं अपनाते। यूरो एक संयुक्त मुद्रा है यूरोप की, ईयू में जो प्रचलित है उसमें आपका बुल्गारिया 21वां देश बना है जिसने आपके यूरो मुद्रा को अपनाया है। हाल ही में इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये साहित्य सम्मान मैत्रेयी पुष्पा को दिया गया है, इफ्को साहित्य सम्मान 2025। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये मरुस्थल है और देश है सोनोरन मरुस्थल, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तकला मकान चीन में है, ठीक है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान, ये भी ठीक है। गिब्सन मरुस्थल ब्राजील, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है ना कि ब्राजील में, ऑस्ट्रेलिया में है ये मरुस्थल ना कि ब्राजील में। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? इसमें से भारत सरकार द्वारा चुंगी कर नहीं लगाया जाता, जिसे हम मार्ग कर बोलते हैं। मार्ग यानी कि रास्तों पर जो कर होता है वो आपके स्थानीय निकाय और राज्य सरकार लगाती है। सेवा कर केंद्र का है, सीमा कर एक्साइज ड्यूटी केंद्र का है, सेवा कर सर्विस टैक्स केंद्र का है, शिक्षा पर जो कर लगाता है सेस वो भी केंद्र लगाता है, मार्ग कर राज्य सरकारें लगाती हैं। अगला फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मेंटेनेंस एक्ट है, जो ये मेंटेनेंस एक्ट है यानी कि मैनेजमेंट एक्ट है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है, जो ये किस वर्ष से लागू हुआ था? 2002 में, जिसके तहत विदेशी मुद्रा को भारत लाने और भारत से विदेशी मुद्रा को ले जाने के लिए निश्चित नियम बना दिए गए, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि हमारे देश से पैसा अनधिकृत रूप से भारत से बाहर ले जाकर के उसे वाइट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको बंद किया जा सके। हाल ही में पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला देश बना है डेनमार्क। डेनमार्क ने हाल ही में अपने देश में अपनी जो डाक सेवा है उसे बंद कर दिया, क्योंकि डाक सेवाओं का प्रचलन धीरे धीरे कम हो रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने के बाद। जैसे भारत में भी कम हो गया तो इन्होंने डाकघरों को क्या बना दिया है? पेमेंट बैंक बना दिया है। तो डाक सेवाएं धीरे धीरे यहाँ भी खत्म ही हो रही हैं, चिट्ठी पत्री का काम अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो पारंपरिक डाक सेवा इसने बंद कर दी है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन है, आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।